Hello everyone, I welcome you to my YouTube channel and today we are going to do analysis of UPSC previous year questions. First I will do some 10 questions around and I will bring more videos as per your feedback. Okay, so this is 2023 paper and the analysis is presented by me, Abhay Mishra. Now here's the first question. So I am just making you aware that this presentation will be in Hindi now because it will be easier for Hindi medium students to be able to understand this. तो ये पहला प्रश्न ये है कि झेलम जो रिवर है वो वुलर लेक से निकलती है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दूसरा क्या है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड करती है कुलेरू लेक को. और तीसरा है कि मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवड़ लेक. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप ये देखिए कि जो झेलम रिवर है वो झेलम रिवर निकलती है वेरीनाग वैली से जो जम्मू कश्मीर में है. और ये एक सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है. जो फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है वो है लेक कोलेरू, ये है आंध्र प्रदेश में. बट ये कृष्णा रिवर जो निकलती है महाराष्ट्र से वो इसको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फीड करती है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. और झेलम रिवर जो वेरीनाग वैली से निकलती है वो आगे चल के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में वुलर झील से भी होके निकलती है. तो ये स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा. और थर्ड है गंडक रिवर की मिएंडरिंग के कारण कांवड़ लेक बनी. जो कावड़ ताल है बिहार में वो रामसर साइट भी है. ठीक है, तो आप इसकी अगर ये फोटो देखिए तो जो गंडक रिवर है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. तो ये जो पहले ओरिजिनल जो गंडक नदी बहती थी ये आगे मिएंडरिंग हुआ, इसका इरोजन हुआ और ये अब आके गंडक नदी बनी. तो जो कांवड़ ताल बना है ये जैसे मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है और ये वक्त के साथ क्या होगा, ये इस रिवर फ्लो में धीरे 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 कटान आएगी और वक्त के साथ ये जो हिस्सा है ये अलग होगा. तो इसको कहते हैं ऑक्स बाउ लेक. तो ये ऑक्स बाउ लेक जो है ये रिवर इरोजन का पार्ट है. इसी तरीके से ये बूढ़ी गंडक नदी जो है वो धीरे 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 करके लेटरली इरोड हो गई. और ये जो बीच में पहले जो इसका जो कोर्स था वो ऐसे था कुछ, फिर ये धीरे 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 करके अपना लेटरल इरोजन हुआ इसका और ये ऑक्सबाउ लेक बन गई. यही है हमारी कांवड़ लेक. तो क्वेश्चन ये कौन सा है, इट इज नॉट बाय द फॉर्म बाय द मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, जबकि ये ओल्ड गंडक रिवर से बना. तो ये भी गलत. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल वन. अब सेकंड क्वेश्चन आइए आप, जो इसमें लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग पोर्ट्स. अगर आप देखोगे तो पहला फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. दूसरा है मुंड्रा पोर्ट. मुंड्रा पोर्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया. एंड तीसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. देखिए जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है वो तो है नावा शेवा. नावा शेवा और ये हमारा है महाराष्ट्र में. ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया. दूसरा मुंड्रा पोर्ट हमारा लार्जेस्ट, अडानी ने इसको ओन कर रखा है तो ये लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है. दिस इज करेक्ट. और कमाराजार पोर्ट को हम पहले इनौर पोर्ट भी कहते थे. और ये पहला ऐसा मेजर पोर्ट है जो कंपनी के तौर पर रजिस्टर हुआ है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है. तो ये सही है, ये सही. तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं कि कितने इसमें से जो ट्रीज हैं वो डेसीडुअस हैं. डेसीडुअस ट्रीज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कुछ समय बाद जो अपने पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो शेड कर देते हैं. और एवरग्रीन में जो पूरे साल भर उसकी जो लीव्स है वो मेंटेन रहती है. तो जैसे मेजर डेसीडुअस ट्रीज हमारे कौन से हो गए, साल हो गए, ठीक है, अपना टीक हो गया, ठीक है, तो ये सागौन हो गए, ठीक है, बबूल हो गया. तो ये सब हमारे मेजर डेसीडुअस ट्रीज हैं. ठीक है,
और अपना है डेसिडुअस ट्रीज में एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक अपना ट्री है जो बहुत ही आंध्र प्रदेश के एंडेमिक है। वो कौन सा ट्री है? रेड सैंडर्स, लाल चंदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट होता है कटहल। तो ये कटहल जो है ये एवरग्रीन फ्रूट होता है और ये इट इज एंडेमिक टू इंडिया मलेशिया रीजन्स। ठीक है, ये देखिए, ये जो जैक फ्रूट है ये एंडेमिक टू इंडो मलेशिया रीजन। ठीक है, और ये एवरग्रीन है। ठीक, जो जैक फ्रूट है वो हमारा एवरग्रीन है। दूसरा अगर हम देखें तो महुआ, ये अपना डेसिडुअस है और टीक भी डेसिडुअस है। तो इसमें ओनली 2 ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड है कंसिडर द फोर्थ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया के पास इरेबल लैंड जो है ज़्यादा है चाइना से। दूसरा स्टेटमेंट है इरिगेटेड जो एरिया है भारत में वो क्या है, ज़्यादा है चाइना के कंपैरिजन में। और तीसरा है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें पर हेक्टेयर इंडियन एग्रीकल्चर में वो चाइना से ज़्यादा है। तो देखिए एरेबल लैंड और इरिगेटेड लैंड में डिफरेंस जानने की बहुत ज़रूरत है। एरेबल लैंड वो लैंड होती है जिसमें हम कृषि कर सकते हैं। ठीक है, इतनी लैंड खाली पड़ी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लैंड का पैच है, ये पूरा एरेबल लैंड है, लेकिन इसमें सिंचित क्षेत्र कितना है, मतलब जिसमें पानी लगाया, धान लगाया, गेहूं लगाया, गन्ना लगाया, वो हो गया इरिगेटेड लैंड। जिसमें पानी की सोर्स है हमने उसको सिंचित कर रखा है, ये हो गया हमारा इरिगेटेड लैंड। और ये पूरा हो गया पैच एरेबल लैंड। तो ये सही बात है कि इंडिया के पास एरेबल लैंड चाइना से ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है कि इरिगेटेड एरिया जो है इंडिया में चाइना के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें, ठीक है, एफिशिएंसी देखें, तो चाइना की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ गलत हो गई। तो इसमें ओनली 2 ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल्स, मतलब गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड। ठीक है, तो क्या है सी लेवल? पहले मान लीजिए ये था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई लैंड का पैच है, ये लैंड का पैच है। ठीक है, और अभी सी लेवल पहले ये है इतना ऊपर तक, ये पूरा सी लेवल है। लेकिन क्या हुआ, इरोजन हुआ, ये ये जो नदी है ये कुछ डिपोजिशन लेके आई, यहाँ पर सिल्ट डिपॉजिट हुआ। ठीक है, तो अब इसका जो एक्चुअल में जो सी लेवल होगा वो क्या होगा, अब नदी थोड़ी और घट जाएगी, अब नदी थोड़ी और घट जाएगी। तो अब ये हो गया। फिर थोड़े समय बाद और ये सिल्ट लेके आएगी नदी, तो यहाँ पर और सैंड डिपॉजिट होगा। जब और सैंड इस जगह डिपॉजिट होगा तो नदी की जो लेवल है वो और घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? ये रैन ऑफ कच्छ में हो रही है, गुजरात में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। फिर नेक्स्ट ilmenite and rutile, they are abundantly available in certain coastal tracts of India. They are rich source of which one of the following? तो ये हैवी मेटल की कैटेगरी में आता है इल्मेनाइट और रुटाइल। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो हमारे भारत देश में पाए जाते हैं और ऐसे करीब करीब 7 के आसपास हमारे जो इल्मेनाइटाइट और रुटाइल जैसे मेटल्स हैं। इनको जैसे इल्मेनाइट हो गया, ठीक है, दूसरा ल्यूक्सोसीन हो गया, ल्यूक्सोसीन हो गया, और उसके बाद में रुटाइल तो ही है, फिर जिरकॉन हो गया, फिर सिलीमेनाइट हो गया, और गार्नेट हो गया, मोनाजाइट हो गया। मोनाजाइट वही जो केरल वगैरह में मिलते हैं, थोरियम के डिपॉजिट्स। ठीक है, और जो रुटाइल हो गया, रुटाइल उसको बोलते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हैवी मिनरल्स सैंड्स होते हैं, हैवी मिनरल्स होते हैं। तो ऐसे करीब भारत में 7 मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, दे आर द सोर्स
abundantly available certain courses are rich sources of which, इससे इनसे क्या मिलता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम का क्या अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, अगर कोई एयरक्राफ्ट बना रहे हो, स्पेस क्राफ्ट बना रहे हो तो उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड जो कोबाल्ट है, अब मेटल, कोबाल्ट एक ऐसा मेटल है जो बैटरीज के मैन्युफैक्चर में काम आता है फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स, जैसे मान लो ई व्हीकल्स जो भी हैं उसमें जो है बैटरीज जो लगती हैं उसमें एक मेटल यूज होता है कोबाल्ट। तो हम लोग इस कोबाल्ट को मंगाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, एक जगह है कॉन्गो। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कॉन्गो बेसिन में कितने कितने कंट्रीज हैं। तो आप ये प्लीज मैप जरूर रेफर करिएगा, मैपिंग भी साथ साथ करते चलिए। तो इसमें 7th का ऑप्शन हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब उसके बाद में देखिए क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। तो अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन है कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा। तो अगर आप कॉन्गो बेसिन को बहुत ध्यान से देखोगे तो कॉन्गो बेसिन जो है अफ्रीका में वो वाला, साउथ अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका में वो वाला क्षेत्र है जहां से इक्वेटर की लाइन पास होती है। ठीक है, ये मान लीजिए जैसे अफ्रीका है तो यहाँ पर बीच में कॉन्गो बेसिन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसमें कुल मिला के 6 देश हैं, और इन 6 देश में कौन कौन से हैं, एक तो पहला है कैमरून, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, थर्ड है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फोर्थ है इक्वेटोरियल गिनी, और फिफ्थ है गेबन। ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं उसलिए प्रसिद्ध है। अमेजॉन नहीं, अमेजॉन आपका ब्राजील में होगा, तो इसमें ऑप्शन होगा ये। फिर नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, दे आर एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्रीज। आप ये देखिए जो सह्याद्री रेंजेस हैं, जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश में है। तो अगर आप फिजिकल मैप देखोगे तो विंध्यास माउंटेन्स हैं और सतपुराज हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्यास एंड सतपुरा से यहाँ पर सतपुरा के जो सह्याद्री रेंजेस हैं इसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, जो बिली गिरिरंजन की जो पहाड़ियां हैं कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंजेस। अब सतपुरा रेंजेस तो ऊपर है, सेंट्रल इंडिया में है, और ये हमारा है ईस्टर्न घाट्स, ये आंध्र प्रदेश में है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बिली गिरिरंजन की पहाड़ियां जो हैं ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये देखिए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल भी हमारा फेमस है। तो अगर हम ध्यान से देखें, गिरिजन की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू India's projects on connectivity, East-West corridor under the Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat। ये बचपन में एनसीईआरटी में जब हम लोग पढ़ते थे तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, एक नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर है। तो पोरबंदर से सिलचार असम, गुजरात के पोरबंदर से सिलचार असम, तो ये तो गलत हो गया। ट्राईलेटरल हाईवे जो है जिसको हम कहते हैं IMT ट्राईलेटरल हाईवे, तो ये आप देखिए IMT ट्राईलेटरल हाईवे जो है ये 1360 किलोमीटर का हाईवे है, 4 लेन हाईवे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो मोरे इंडिया में कनेक्ट करेगा मोरे को विथ माइट सॉट इन थाईलैंड वाया म्यांमार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मोरे इन मणिपुर, ठीक, एंड चियांग माई इन थाईलैंड। लेकिन अगर अपना ध्यान से देखो तो यहाँ कहाँ, थाईलैंड में कौन सा है, माए सोट एक जगह है वहां पर। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। और दूसरा BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन यूपी एंड कुनमिंग इन चाइना। लेकिन अगर हम BCIM कॉरिडोर देखें तो ये कलकत्ता से शुरू होता है। ठीक है, और बांग्लादेश से होते हुए, सिलहट से होते हुए, आप ये देखिए मांडले म्यांमार से होते हुए चाइना के कुनमिंग में कनेक्ट होता है।
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन होगा डी, नन। तो ये 10 कोई क्वेश्चंस थे, इनका एक एनालिसिस किया गया। तो इसमें हमको ये चीज़ समझ में आई कि हमको सारे जो मेजर मेजर जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप सारे मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में हमको क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो आप मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो RCEP है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, कौन कौन सी कंट्री को कनेक्ट कर रहा है। या आप देखोगे कि BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कौन कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको विजन की PT 365 में IR में मिल जाएगा। और भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कई कई कंट्रीज से पास हो रहे हैं, हमको ये प्रिपेयर करना है। दूसरी बात, वेस्टर्न घाट्स की जो हमारी हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स की, ठीक है, जैसे नल्ला मलाए हो गया, ठीक है, पालकोंडा रेंजेस हो गए, ठीक है, उसके बाद में अन्नामलाई हो गया, ठीक है, कार्डमम हिल्स हो गया। आपको इन सब की लोकेशन, और बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे नीलगिरी हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, अगस्थ्या मलाई हो गया, अगस्थ्या मलाई हो गया, कौन कौन से राज्यों को घेर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ये सब हमको प्रिपेयर करना है। एक नोट्स बना लीजिए जिसमें टू डू लिस्ट आप रखिए। उसके बाद में आप मैपिंग डेली करिए, दो दो तीन तीन जो है कंट्रीज़ को लेके, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बाकी आपको जो है रामसर साइट्स प्रिपेयर अच्छे से करनी है। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लेटेस्ट ऐड हुई है। 41 शांति निकेतन, 42 होयसालास टेम्पल। तो आपको होयसालास के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टीज थी और इसमें इनके क्या क्या मेजर वर्क्स थे। तो ये फिलहाल अभी 10 क्वेश्चंस का एनालिसिस है, और अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे एनालिसिस और बनाऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।